Hello student, you are most welcome on my channel AN Misra Online GS Classes. I think आज आप पढ़ेंगे मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद से पहले हम आपको महाजनपद काल के बारे में कुछ न कुछ बता चुके हैं कि जन से जनपद और जनपद से महाजनपद, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ विभाषा स्तोत्र में षोडश महाजनपद या सेल यानी 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, जिनमें से 15 उत्तर भारत में और अस्मक नाम का एक महाजनपद दक्षिण भारत में था। अस्मक की राजधानी पोट्टन या पोट्टली थी, जबकि उत्तर भारत के सभी महाजनपदों की राजधानी और महाजनपद हम आपको बता चुके हैं। हमने आपको उसमें यह भी बताया था कि इन महाजनपदों में दो तरह की शासन प्रणाली थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। बौद्ध युग में 10 गणतंत्र हुआ करते थे, जिनमें से 8 गणतंत्र वज्र संघ यानी वैशाली के नेतृत्व में एक हो गए और 2 गणतंत्र मल्ल देवरिया में जो मल्ल राजा लोग थे उनके नेतृत्व में 2 लोग एक हो गए, तो यानी गणतंत्र हो गए 2, शेष 14 राजतंत्र थे। इनमें से हमने मगध महाजनपद की भी चर्चा की थी और आपको शायद ये भी बताया था कि अंततः मगध महाजनपद अपने राजाओं के नेतृत्व में सबसे अधिक तक शक्तिशाली साबित हुआ और समय बीतने के साथ मगध महाजनपद ने अन्य सभी महाजनपदों के राजाओं को परास्त कर उन पर अधिकार कर लिया और मगध महाजनपद ही अंततः भारत में चक्रवर्ती साम्राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। अगर कल नहीं बताया तो आज ये आपके सामने है। मगध महाजनपद के राजवंशों के बारे में पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि मगध महाजनपद में कुल 4 राजवंशों के शासन करने की जानकारी मिलती है। इनमें से हर्यक वंश, जो पितृहंता वंश भी कहलाता है, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, उसके आगे मौर्य वंश। इनमें से राज्य और राजा के संस्थापक, राजवंश के संस्थापक और अंतिम राजा के बारे में बता चुका हूं कि इस राजवंश का संस्थापक कौन था और इसका अंतिम राजा कौन था, ये मैं बता चुका हूं। अब इनके राजाओं के एक एक राजवंशों की जानकारी हम लोग लेते चलते हैं। उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना होगा। तो आज हम लोग मगध महाजनपद जिसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं उसमें हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्योंकि इसके राजाओं ने समय समय पर अपने पिता की हत्या करके ही शासन सत्ता प्राप्त की थी, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कह दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया होगा, हर्यक वंश या पितृहंता वंश के संस्थापक होते थे बिंबिसार। ये इनके संस्थापक इस वंश के थे बिंबिसार। ये इस वंश के संस्थापक थे। ठीक, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और इस समय मगध महाजनपद की राजधानी होती थी राजगृह या गिरिब्रज। हमने इसके पहले मगध महाजनपद की राजधानियों की चर्चा भी की है। तो संस्थापक बिंबिसार और राजधानी होती थी राजगृह या गिरिब्रज, ये इनकी राजधानी थी। ध्यान रहे, महाराज बिंबिसार जो है इस वंश की स्थापना करने के साथ साथ मगध महाजनपद को
महत्ता प्रदान करने के लिए 3 नीतियों को अमल में लाते हैं। 3 नीतियां, इन 3 नीतियों में था विवाह संबंध, मैत्री संबंध और आक्रामक नीति। 3 नीतियां थी। ये 540 ईसा पूर्व से जो है सत्ता में आते हैं। 540 ईसा पूर्व में सत्ता में आते हैं और ये 592 ईस्वी तक सत्ता में रहते हैं। ठीक, 540 ईसा पूर्व से ये 498 तक सत्ता में रहते हैं और राजगृह इनकी राजधानी होती है। ध्यान रहे, साम्राज्य विस्तार हेतु 3 नीतियां अपनाई। आगे बढ़ाया। साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। ये 3 नीतियां क्या हैं आप देख लीजिए। आक्रामक नीति ये पहली है, दूसरी है विवाह नीति और तीसरी है मित्रता नीति। 3 नीतियों का पालन करते हैं। ठीक, अब आप इसमें देख लीजिए महाराज ने जो 3 नीतियों का पालन किया, इसमें से आक्रामक नीति के तहत अपने पड़ोसी राज्य अंग को जीतकर अंग को जीत लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का गवर्नर बना दिया। ये देखिए, ये आक्रामक नीति है पहली। अब दूसरी देख लीजिए, नंबर 2 विवाह नीति। देखिए, इसमें जान ले कि विवाह नीति के तहत राजा ने यानी महाराज बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह किया। महाकोशला से विवाह किया तथा कौशल नरेश ने काशी प्रांत बिंबिसार को दहेज में दे दिया। साम्राज्य का विस्तार देखिए विवाह नीति के द्वारा हो गया। ठीक, इतना ही नहीं, दूसरा विवाह इनका, एक तो इनका विवाह प्रसेनजित की बहन महाकोशला से हुआ। इनका
दूसरा विवाह महारानी चेलना से हुआ। महारानी चेलना चेलना से विवाह करके इन्होंने वैशाली पर भी अपना एक वर्चस्व बना लिया। ठीक, लिख सकते हैं दूसरा विवाह पंजाब मध्य देश की राजकुमारी चेलना से हुआ। चेलना से हुआ। दो विवाह इनके हुए, एक मध्य देश की राजकुमारी चेलना से, तो महाराज का प्रभाव वहां तक हो गया। तीसरा देख लीजिए, मित्रता नीति। मित्रता नीति के तहत बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत के पीलिया पांडुरोग से ग्रस्त हो जाने पर पांडुरोग से पीड़ित हो जाने पर इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। इसने राजा का सफल इलाज किया। सफल इलाज किया। ठीक, राजवैद्य जीवक के बारे में भी थोड़ा सा हम बता दें। ये महाराज ने जो है 3 नीतियां अपनाई। इस प्रकार से इन्होंने मगध महाजनपद को थोड़ा इसकी सत्ता को विस्तार करने में कामयाबी पाई। ठीक, क्लियर हो गया होगा। तो हम इसे अब मिटा देते हैं, थोड़ा इसके बाद कुछ और भी लिख देते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जान लीजिए कि राजवैद्य जीवक गणिका पुत्र थे। राजवैद्य जीवक गणिका पुत्र थे। इनकी माता का नाम शालावती था। माता इनकी होती थी शालावती, और मगध नरेश ने जीवक को तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया था। ठीक, ये आपके सामने घटनाएं हैं। आगे जान लीजिए। बिंबिसार अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारे गए। तथा अजातशत्रु ने
इस प्रकार राज्य पर अधिकार कर लिया। ये रहा हर्यक वंश का एक महाराज। अब इसमें से दूसरे महाराज के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और दूसरे हैं अजातशत्रु। ठीक, ये 498 से 460 ईसा पूर्व तक राजा रहे अजातशत्रु। इनकी विशेषता है कि अजातशत्रु ने वैशाली तथा लंबे संघर्ष के बाद महाराज कौशल नरेश को परास्त करने में सफलता पाई और साम्राज्य का विस्तार किया। अजातशत्रु के समय ही शासन के 8वें वर्ष, राज्य प्राप्ति के 8वें वर्ष, महात्मा बुद्ध की कुशीनारा में मृत्यु हुई। अजातशत्रु ने उनके अस्थि अवशेषों पर एक स्तूप का भी निर्माण कराया तथा महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद तुरंत प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन भी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में कराया, जिसे मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं। अजातशत्रु के बारे में सब जान लीजिए। अजातशत्रु, इनको लिख सकते हैं कि इन्होंने लंबे संघर्ष के बाद कौशल और लिच्छवी गणराज्य को परास्त किया। ये सामने है आपके, बड़ा लंबा संघर्ष इन्होंने किया। इसमें अपने प्रधानमंत्री वासस्कर द्वारा लिच्छवी संघ में फूट डाल दी। और इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिलाकंटक रथमूसल और महाशिलाकंटक जैसे टैंक नुमा हथियार का प्रयोग किया। ये इस राजा के लिए है, अजातशत्रु के बारे में। और अगला जो है वो ये है कि इनके शासनकाल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु तथा राजधानी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक, ये इतनी है। अजातशत्रु भी अपने पुत्र द्वारा अपने जीवन की सांध्य वेला पर मार डाले गए, ये भी इतिहास है। इसी नाते इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। जो ये चीज़ें आपके सामने हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और
इसे देखने के बाद अब हम हर एक वंश के तीसरे राजा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मिटा दीजिए इसे, और मिटा करके फिर हम लोग तीसरे राजा और महत्वपूर्ण राजा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और तीसरे राजा का नाम है ध्यान रहे, अजातशत्रु भी अपने पुत्र के द्वारा मारे गए। अजातशत्रु के बारे में बताया जाता है कि अपने पिता को इन्होंने उन्हें बंदी बना लिया था, कारागार में बंद कर लिया था, और कारागार में बंद करने के बाद काफ़ी यातनाएं दी थी, जिसमें इनके पिता बिम्बिसार की मृत्यु हो गई थी। ठीक, इसके बाद जो है अगले राजा जो है वो पाटलिपुत्र की स्थापना ही करते हैं जी। अजातशत्रु भी अपने पुत्र द्वारा मारे गए, और अजातशत्रु के मारे जाने के बाद इस वंश का पतन होने लगा, इस वंश का पतन होने लगा। ध्यान रहे, नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको इस राज्य के अन्य राजाओं के बारे में पढ़ाएंगे तो फिर मगध साम्राज्य के विस्तार की चर्चा और आगे बढ़ेगी, अजातशत्रु के बाद के राजाओं के बारे में, और इस वंश के अंतिम राजा के बाद नए वंश की राज स्थापना के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। आई थिंक आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास।